रहा है। घाटी में नेका और पीडीपी तो जम्मू में भाजपा व कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 2014 के चुनाव में पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा से हार का सामना करना पड़ा था। अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2004 और 2014 में सांसद रही, लेकिन 2019 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। यहां से नेका के हसनैन मसूदी संसद में पहुंचे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, ये ऐलान उन्होंने रविवार को अपने पार्टी कार्यालय में किया और अनंतनाग सीट से मैदान में उतरेंगी। महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वहीद पारा श्रीनगर और फयाज मीर बारामूला से मैदान में होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान किया है और उनके सामने जो दिग्गज खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से अनंतनाग सीट के ऊपर महबूबा मुफ्ती रहेंगी, उनके साथ आजाद साहब रहेंगे, उनके साथ जफर मनास रहेंगे, दो पूर्व मुख्यमंत्री आपस में लड़ेंगे। उसके साथ जफर मनास पूर्व विधायक रहे हैं और मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो यह बहुत ही बड़ी बात है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं तेजस सिंह जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुरुआत इनसे करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम बन रहा है और आप क्या समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। यह हॉट सीट मानी जा रही है पांचों लोकसभा सीट की। देखें जी, जहाँ तक पीडीपी ने जो आज इस बात का ऐलान किया कि वो कश्मीर की तीनों सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे और जम्मू में वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और जम्मू प्रोविंस में वो कांग्रेस की मदद करेंगे और नेशनल लेवल पे भी इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त इंडिया अलायंस की पार्टनरशिप के तौर पे चाहिए तो ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक मिला जुला कैंडिडेट ही खड़ा करते। और जहाँ तक आज महबूबा जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिक्र मैं करूँ, उन्होंने कहा कि बड़े मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि मेरी पार्टी के जो वर्कर हैं वो बड़े मायूस हो गए थे। मैंने पहले भी कह दिया था, बॉम्बे में भी कह दिया था कि जो फैसला फारूक अब्दुल्ला साहब करेंगे हम सब को वो पसंद होगा। लेकिन सिर्फ गिला इस बात का है कि जिस वक्त उन्होंने अपनी तीनों सीटों का ऐलान किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो हमारे साथ बात करते, हमें कॉन्फिडेंस में लेते, फिर वो अनाउंस करते। इसलिए हमें गिला है और जिसकी वजह से मेरी पार्टी के जो वर्कर हैं वो बड़े मायूस हो गए थे। उनकी मायूसी की वजह से मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो मैं इस वक्त ऐलान कर रही हूं कि कश्मीर वैली में तीनों सीटों पे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ूंगी। लेकिन ओवरऑल पूरी कंट्री में और बिलखुसूस जम्मू प्रोविंस में मैं इंडिया अलायंस के पार्टनर के तौर पर कांग्रेस की मदद करूंगी। हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट से बाहर जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता एनसी से हैं। मुजफ्फर इकबाल खान रफीक राथर हैं पीडीपी से प्रवक्ता और बीजेपी से प्रवक्ता हैं आलोक वत्स जी। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रवक्ता एनसी के पास, मुजफ्फर इकबाल खान साहब के पास। जिस तरीके से ये एक अनाउंसमेंट कर दी गई है, अब साफ पत्ते पीडीपी ने अपने खोल दिए हैं और साफ तौर पर यह बात कहते हुए भी नजर आई कि उमर अब्दुल्ला की जो बातें थी उनको पसंद नहीं आई थी, इसलिए हमने भी फैसला किया तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का। तो कितनी बड़ी टक्कर जो है महबूबा मुफ्ती देती हुई नजर आएंगी मियां अल्ताफ को उस सीट के ऊपर? साहिल साहब, ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं इस पर उन्होंने अगर फैसला लिया है तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, पीसी भी है, आज़ाद साहब भी कूद पड़े हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि लोग किस पार्टी के मंशूर को समर्थन देते हैं वो लोगों तक है। हर पार्टी ये दावा करती है कि मैं बेटर हूँ। जिस तरह महबूबा जी ने आज कहा कि मेरे वर्कर जो थे वो बड़े डिसअपॉइंट हुए थे, तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी ये लगता था कि अगर हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स का भी प्रेशर था पार्टी पे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अगट्ठे एक ही प्लेटफार्म पर लड़ना चाहिए था इन पार्टीज को।
लेकिन किसी वजह से अगर नहीं हो सका है तो बहरहाल एक फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, कोई मसला नहीं है। जम्मू में तो जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां जितनी भी हैं वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रही हैं, जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं। तो अब कश्मीर में तीनों सीटों पर मेरे ख्याल में मुकाबला जो है वो पीडीपी और एनसी का होगा। बाकी पार्टियां भी अपनी अपनी जगह अपने अपने कैंडिडेट को बड़ा मजबूत करार देती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है। पार्टी ने उनको भी प्रेशराइज किया होगा, जिस तरह के उन्होंने कहा मोहतरमा महबूबा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरे वर्कर जो थे वो डिसअपॉइंट थे। तो उनको उनका कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उनको ये मजबूरन फैसला लेना पड़ा। रहा सवाल कि भाई ये 3 सीटों का, तो 3 सीटों का शुरू से ही हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि जो कैंडिडेट्स जहां जीते हैं अलायंस के पिछली बार, तो वहां रिपीट करेंगे, बाकी जगह पे नेगोशिएशन होगी। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा मुजफ्फर खान जी, जिस तरीके से आपने साफ तौर पर बात कही है, पर यहाँ पे एक चीज, ये फ्रेंडली कंटेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी ये नहीं होगा फ्रेंडली कंटेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 8 लोग वोटर परिसीमन के बाद एक्स्ट्रा जुड़ा है और 18 विधानसभा जो है इसमें जुड़ी हैं। ये नहीं होगा क्योंकि 4 ऐसे नाम हैं जो कि अपने आप में एक दिग्गज माने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मियां अल्ताफ और उनके साथ जफर मनहास, पूर्व विधायक। साहिल साहब, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि हर पार्टी जो है वो इस उम्मीद से उतरती है कि हम जीते हुए हैं और हमारे साथ लोग हैं। ये क्लेम कोई नया नहीं, शुरू से जब से सियासत जमहूरियत इस मुल्क में आई है तो हर पार्टी ये कहती है कि हम लोग मजबूत हैं। हर पार्टी ये कहती है। जिसकी कल डिपॉजिट भी नहीं बचता है वो भी कहता है लास्ट तक के मैं जीता हुआ हूं। अब ये लोगों ने फैसला करना है। लोग मेरे ख्याल में बहुत दूरअंदेश हैं, लोग हमसे ज्यादा सियाने हैं आजकल के दौर में। हम लोग जो मर्जी कहें अपनी जगह, हर पार्टी अपना अपना मंशूर लेके आएगी और इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी एग्जैजरेशंस भी होती हैं, लेकिन आखिर लोगों ने फैसला करना है। लोग सोच समझ कर वोट देंगे। इस बार ये इलेक्शन कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन में बड़े अहम मुद्दे हैं जिन पर लोगों को फैसला करना है कि हम किस तरफ जाएंगे। तो ये कहना कि अभी फिलहाल मैं ये कहूं कि नहीं जी मैं बहुत मजबूत हूं या मेरी पार्टी जी बिल्कुल, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा इलेक्शन और ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुजफ्फर खान जी, मैं रुक करूंगा रफीक राठौर जी का, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से इस इलेक्शन को देखा जा रहा था, 5 सीटों में से ये हॉट सीट मानी जा रही है अनंतनाग वाली, और पीडीपी ने अपने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, आज अगर आपने मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और उन्होंने उसमें बड़ी डिटेल्स बताई कि किन हालात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यह बड़ा कठिन फैसला करना पड़ा। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, कठिन फैसला। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हम एक अलायंस में थे पिछले 4-5 साल से, और अलायंस पार्टी का ये कर्तव्य होता है कि उन पर ऑब्लिगेशन है, मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये थी कि वो एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के साथ बैठकर मामलात को देख रहे थे कि मामलात को किस तरह से ठीक किया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती यह है कि एक ऐसी पार्टी जो 2 बार इक्तिदार में रहे और उनको जिस तरह से सनब करने की कोशिश की गई और जिस तरह से उनको आप स्क्रीन करने की कोशिश की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसका कि वो अपने कैंडिडेट्स को उतारते, फील्ड में उतारते। अब सवाल यह है कि जिस जगह से हम लड़ रहे हैं कि वहां पर परिस्थिति क्या है, वहां पर हालात क्या है। हम समझते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मसल पावर है, मनी पावर है, और जो कुछ उनके पास एट हैंड है, जो उनके पास फैसिलिटीज एक्स्ट्रा, वो उसको इस्तेमाल करते हुए चाहते हैं कि किसी के तरीके से भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट को हरवाना उन्होंने नेशनल इश्यू बनाया है। और आपको पता है कि जिस तरह हमारी पार्टी को जो तोड़ा गया, कुछ 40 लीडर्स को हमारी पार्टी से अलग किया गया, तो अब जितने भी बाकी रहे हैं वो बीजेपी चाहती है, उनका पहले दिन से ही ये रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किसी भी सूरत में सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ हैं, लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। जी बिल्कुल, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शंस आ ही रहे हैं तो उसमें पता चल ही जाएगा जिस तरीके से कितना साथ लोगों का मिलता है। पर सबके बीच
बीच में इसीलिए एक तो बात मैं हमने- आपसे ये भी इसीलिए जानना तो चाहूंगा, हमने जहां पर तीनों सीटों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल 3 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पीडीपी ने अपनी राहें एनसी से जुदा की थी पहले, उसके बाद वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि हम समर्थन के लिए तैयार हैं। वहां से उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम आपके लिए दरवाजे खुले रखे हैं। नहीं, आपने और गलत आज- कहा। हमने आज- राहें अलग नहीं ली, हमने और- राहें अलग नहीं ली। और आपको अच्छी तरह से आज आप जानना कांग्रेस चाहिए। को, आज आप कांग्रेस को जम्मू में समर्थन करते हैं, लेकिन इंडी अलायंस का आप नहीं, समर्थन नहीं करते। लेट मी करेक्ट यू, जी। हमने जी। राहें अलग नहीं की। आपको याद होना चाहिए महबूबा जी बाहर थी, बंबई में थी, और डॉक्टर फारूक साहब भी वहां पर मौजूद थे। यहाँ से उमर साहब ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, अगर वो यही बात थी। उसी के बाद ये महबूबा मुफ्ती का एक बयान आया था सामने। अगर वो ऐसा करते तो ठीक था। उसी के बाद महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई थी उनके द्वारा। जाहिर सी बात है, जब आप एक पार्टनर को, एक ऐसी पार्टी को जो 2 बार इख्तियार में रहे हो, इस तरह से उनको आप स्क्रीन करने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कहा राही जुदा कर दी, आपने कहा जाहिर सी बात है। और मैं रुक करूंगा आलोक वसीम जी का। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये नारायणनाथ सीट की बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है और भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी इस पर घोषित नहीं किया है, क्या वो इंतजार था, वो आज इंतजार खत्म हो गया? देखिए साहिल जी, ये जो इंडी गठबंधन है ये कहीं भी स्थिर नहीं है। ये आपस में ही घमासान कर रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, अब कश्मीर में भी ये हालात पैदा हो गए। कहाँ इनको एकजुटता दिखानी चाहिए थी हमारे खिलाफ, तो कहाँ ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो पुरानी कहावत है, बंदर की लड़ाई में बिल्ली को फायदा हो जाता है। ये हमारी राहें और आसान कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके द्वारा किए गए कार्य से समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत, विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को खड़ा करने की कवायद, तीसरी पर नजर, ये सारी चीजों से जनता बहुत उत्साहित है और वो दोबारा नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाने के लिए आतुर है। ये मैं तो चाहता था कि कुछ लोकतंत्र में ऑपोजिशन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये थोड़े दमखम के साथ आए, लेकिन जिस तरीके की इनकी एक्टिविटी चल रही है, मुझे लगता है ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे और हम 400 पार चले जाएंगे। ये कहाँ रहेंगे इनको खुद भी नहीं मालूम। फिलहाल आलोक वत्स जी, आज बात चल रही है 5 लोकसभा सीट की, 400 पार जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तेजस्वी सिंह जी, 400 पार का नारा जो है वो दिया गया है और 5 ये लोकसभा सीट, यहाँ पे जो कुछ आंकड़े इस तरीके से बताए जाते हैं, जैसे ओपिनियन पोल की हम बात करें तो वैसे बताए जाते हैं कि 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ले रही है और 2 सीटें जो है वो भाजपा ले रही है। देखिए, हम निश्चित तौर पर वहां पर बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 1-2 कैंडिडेट जो हमारे अभी फाइनल नहीं हुए हैं वो भी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है 370 हटाने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी और अन्य चीजों पर पूर्णतया रोक लगाने के बाद वहां की जनता हमारे साथ देगी और हमें काफी सीटें जिताने में मदद करेगी। तेजस्वी सिंह से आपके पास आता हूं, जिस तरीके से साफ तौर पर 400 पार का नारा तो है ही है, पर ये 5 सीटें क्या भाजपा अपना खाता कश्मीर में खोल पाएगी? देखो जी, जहाँ तक तो आजकल लोगों के से जो राय हमें मिल रही है, जो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हम जा रहे हैं, वहाँ से तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उनका खाता खुलने के चांसेस बहुत कम हैं। वो कहने को, दिल बहलाने को कुछ भी कह सकते हैं, 400 पार या कुछ, लेकिन इस वक्त इतना इजी नहीं है। इट इज़ नॉट ए केक वॉक फॉर बीजेपी। बड़ा टफ कंटेस्ट है हर सीट पे। और जहाँ तक तो कश्मीर का और यहाँ का ताल्लुक है, अदर देन जम्मू के, उन्होंने तो इस वक्त तक अपने कैंडिडेट भी फाइनल नहीं किए हैं, तो हालात उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। इस वक्त बेरोजगारी का जो मसला है, सियासी इंतकामगिरी का जो मसला है और महंगाई का जो मसला है, लोगों को डायरेक्ट इन चीज़ों से मतलब है। तो मोदी साहब की क़यादत, मोदी साहब का मजबूत होना वो लोगों को नहीं है। लोगों को इस वक्त अपने घर की, अपनी दाल रोटी और अपने सिलेंडर की जो चिंता है वो चिंता लगी हुई है और उन चीज़ों को देखकर ही अवाम जो है वो फैसला करेगी। और हम पुरुम्मीद हैं
कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहेगा और यहाँ कोलिशन में इंडिया अलायंस जो है वही मजबूत होगी। जहाँ तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्री पोल अलायंस अगर नहीं हुआ, मैं होपफुल हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएगी पोस्ट पोल अलायंस पीडीपी का भी इंडियन अलायंस के साथ कश्मीर प्रोविंस में भी होगा। हम उसके लिए भी पुरुम्मीद हैं क्योंकि महबूबा जी बड़ी मैच्योर लीडर हैं, काफ़ी सियासी मुस्तकबिल है उनका और उनके वालिद साहब की सरपरस्ती में उन्होंने सियासत सीखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे मुल्क की मौजूदा हालात को मद्देनजर रखकर अल्टीमेटली इलेक्शन के बाद भी वो हमारे इंडियन अलायंस का हिस्सा रहेंगी और इंडियन अलायंस के साथ ही चलेंगी। रुक करूंगा मैं मुजफ्फर खान जी का। जिस तरीके से परिसीमन के बाद 8 लाख वोटर जो है वो बड़ा है, 18 विधानसभाएं जो उसमें और इंक्लूड हुई हैं, क्या इसका एनसी को फायदा होगा? जाहिर सी बात है, एनसी एक ऐसी जमात है कि जिसका नेटवर्क जो है ग्राउंड लेवल पे वर्कर जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जिस तरह की हमें जो रिस्पांस मिल रहा है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज नई बनी है, उनमें जो एक्टिविटी है वो इस वक्त सिर्फ आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही दिखेगी। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ बीजेपी कहीं, मुझे नहीं लगता है कि फिगर बी करेगी इन 3 सीटों पे, जो कश्मीर की 2 सीटें और एक जो अनंतनाग रजौरी वाली सीट है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी का यहाँ कोई ढांचा भी मौजूद रहेगा या है भी, इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी का कैंडिडेट आए या किसी की ये सपोर्ट करें, तो वहाँ तो इनका कोई बेस बनता मुझे नज़र नहीं आता। और ये खामखा में एक गलत बयानी शुरू हो गई है कि नहीं जी, अरे भाई तुम 370 खत्म करके लोगों से वोट मांग रहे हो, तुम रियासत खत्म करके लोगों से वोट मांग रहे हो, तुम लोगों की एम्प्लॉयमेंट को छीन के फिर कहते हो कि हमें लोग वोट भी दे देंगे जम्मू में जमीनों का ताफस खत्म करके अब ये कहते हो कि जम्मू वाला हमको वोट भी देगा। क्यों देगा आपको वोट जम्मू वाला? आपने उनके बच्चों की एम्प्लॉयमेंट छीन ली, आपने उनकी जमीनों के हक छीन लिए, डोगरा रियासत को छीन लिया, महंगाई आसमान छू रही है, फिर आप ये भी तवक्को रखते हो कि जम्मू के लोग हमको वोट भी देंगे। क्यों देंगे वो वोट? जी मैं आपको रोकना चाहूंगा मुजफ्फर खान जी, आपको रोकना चाहूंगा कुछ वक्त के लिए। चर्चा यूं ही जारी रही। इकबाल खान साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ 370 हटाकर वोट मांगने आते हैं, लेकिन जम्मू वालों को दिया ही क्या है? जम्मू कश्मीर इतना अस्थिर देश था, राज्य था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां दहशतगर्दी चरम पे थी वहां क्या कर सकते थे आप? कोई क्या कर सकता था? जिस तरीके की पत्थरबाजियां वहां हो रही थी, आज जम्मू कश्मीर शांत हो गया है, अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। छिटपुट वारदातें थोड़ी कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पर वहां का आम नागरिक अमन चैन की जी, या बाहर के लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं बड़ी तादाद में। जिससे मरहूम हो गया था डल झील के लोग, सूखे पड़ गए थे, आज वहां चप्पू चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। वहां के लोगों को भी हमने हर तरीके की राहत, जो कल्याणकारी कार्य है वो देने का काम किया है। वहां के लोगों को भी आज राशन मिल रहा है, वहां के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज हो रहा है, वहां के लोगों को भी मकान बना है तो उसमें हक मिला है। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है? वहां एक अच्छा प्रशासन दिया है, शांति अमन चैन बहाल करके और 370 को हटा के वहां एक राह बनाई है। उसके दम पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें विश्वास है कि वहां हमारा कमल जरूर खिलेगा। आप चाहे कुछ भी कर ले, आप कट्टरवादी रूढ़िवादी सब पर अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, हम सबका विकास सबका साथ लेकर आगे चलने की कवायद करने वाले लोग हैं। रफीक राठौर जी मैं आपका मैं आपको रोकना चाहूंगा। रफीक राठौर जी आपका मैं रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से फयाज अहमद मीर 10 दिन पहले पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उनको सीधा बारामूला की लोकसभा की सीट दे दी जाती है। जी
मुझे उनके पास अनुभव है, 6 साल वो पार्लियामेंट में रहे और माशाल्लाह उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी है, यंग है, और वो बड़े बेहतर तरीके से एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है और बेहतर तरीके से वो डिलीवर कर सकते हैं। और जिस तरह के हालात यहाँ पिछले 4-5 साल में रहे और पोस्ट एब्रोगेशन के बाद जो कुछ लोगों के साथ होगा, और फयाज साहब से बेहतर कौन आदमी हो सकता है जो मामलात को समझे और उनको रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता हो। एक तो ये, दूसरा ये कि बीजेपी के जो मेरे दोस्त अभी फरमा रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर में बड़े शहद और दूध की नदियों को बहाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भी कितनी नौकरियां यहाँ पर लोगों को दी है उसका भी आंकड़ा दे दे। वो ये भी कहें कि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज को कि जो लूट मचा कर रखी है उस पर उनका क्या कहना है। अगर यहाँ पर सब कुछ अमन है, ठीक ठाक है, सब तो असेंबली के इंतखाबात पिछले 10 साल में क्यों नहीं हुए, 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे। तो ये सब कहने की बातें हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के रियासत के ताने बाने को बिखेर के रख दिया है, रियासत के 2 हिस्से कर दिए। एक बल्ली एक खूबसूरत रियासत थी, उसके टुकड़े कर दिए। उसके बाद जिस तरह के यहाँ पर कवानीन जम्मू कश्मीर के लोगों पर यहाँ पर ठोसे गए, अपने वतन में, अपने जमीन पर, अपने घरों में हम पराये लोग लगते हैं। तो ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों में, और वक्त आया है कि वो बीजेपी को इसी तरह जवाब देंगे जिस तरह से 5 साल या 8 साल या 10 साल में हमारे साथ जुल्म और सितम की इंतहा की है, और जम्मू कश्मीर के लोग अब उसी तरह से उनको जवाब दे देंगे थ्रू बैलेट। जी तेज, आप कुछ कह रहे थे? देखें जी, मैं ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे बोलूँगा कि 100-200 साल पुरानी हिंदुस्तान के साथ जितनी भी रियासतों ने अलाग किया, उनमें से सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत थी। इसका एक बहुत बड़ा पस मंज़र था। इतनी बड़ी रियासत के टुकड़े करके जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई, डोगरा समाज के साथ भी बेइंसाफ़ी हुई, क्योंकि यहाँ डोगरा राज था इस स्टेट में। लेकिन उस सब कुछ को छीनने के बाद सिर्फ अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपनी धौंस जमाने के लिए उन्होंने इस स्टेट के टुकड़े कर दिए। विद द रिजल्ट लोग बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, और लोग उसकी सजा देंगे इनको। देखिए समय कम है हमारे पास, और अब वक्त तो चला है अलविदा लेने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो काफ़ी लंबा है। तेजस्वी सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फर खान जी, आपका भी धन्यवाद, और उनके साथ आलोक वत्स, आपका भी धन्यवाद, और राठौर साहब, आपका भी धन्यवाद। ये एक विषय बहुत लंबा विषय है, जिस तरीके से अनंतनाग सीट बहुत हॉट सीट है। और अब देखने वाली बात यह रहेगी आने वाले लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी होता है। आज के व्हाइट पेपर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।